कंट्रोल में रखने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने सरकार की सिफारिश पर सत्रावसान किया। लेकिन सुनील शर्मा जी, आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है कि नेता सदन ने अनुपूरक बजट पर कोई बात ही नहीं की और सदन स्थगित हो गया। आखिर क्यों ऐसी परंपरा डालने की क्यों जरूरत पड़ी? आप बहुमत में हैं, पूर्ण बहुमत में हैं, बहुमत तो बहुत ज्यादा है, फिर ऐसा करने की क्या जरूरत थी? क्या अंबेडकर एक बार फिर केंद्र में आ गए हैं? अंबेडकर का कद इतना बड़ा हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी को खुद को बैकफुट पर ले जाना पड़े? प्रणाम भाई साहब, मैं आपको इसी शब्द में शब्द जोड़ देता हूं कि अंबेडकर जी का कद इतना बड़ा हो नहीं गया, वो है इतने बड़े। कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी सत्ता उनके कद की बराबरी नहीं कर सकते। इस पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है कि उनके कारण, उनके लिए तो सब नतमस्तक है। सरकार हो, कोई भी दल हो, उन्होंने भारत को एक नया रास्ता दिखाया, भारत के कैसे चलेगा उसके लिए एक नीति बनाकर दी। तो उनकी कद की बराबरी, जो आपने कहा कि उनका कद इतना बड़ा हो गया, परवेज भाई उनका कद इतना बड़ा है। ये अलग बात है कि कांग्रेस के बड़े नेता और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी ने उन्हें हरवाने का काम किया चुनाव में। लोकतंत्र की व्यवस्था में ऐसे व्यक्ति को उन्होंने हरवाया जिन्होंने भारत की नीति बनाई, और उनको भारत रत्न कब दिया गया ये भी आप सबके संज्ञान में है। उन्होंने उनके कद को हमेशा छोटा आंका है, हमने उनके कद को हमेशा बड़ा आंका है, और बड़ा उनका कद रहेगा जब तक इस पृथ्वी पर संरचना बनी रहेगी, भारतवर्ष रहेगा, अंबेडकर जी का कद हमेशा बड़ा रहेगा। मैं आता हूं आपके विधानसभा वाले विषय पर। देखिए, मुख्यमंत्री जी काम करने में विश्वास करते हैं। अनुपूरक बजट में जो चीजें हैं उन्हें पूरा करने के बाद मुख्यमंत्री जी पटल पर अपना विषय रखेंगे। इस सत्र में उन्होंने अपना विषय रखा भी है, और मुख्यमंत्री जी नई परंपराएं डाल देते हैं ना। बेबाक तरीके से आपके चैनल पर कहता हूं, सारे मुख्यमंत्री हमारे यहाँ डरते थे नोएडा आने में, मुख्यमंत्री जी तुरंत नोएडा जाते थे। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी, देखिए मैं मानता हूं कि एक मैं विकास और नई परंपराओं के डालने में भी विश्वास करता हूं। यहां बड़ी गंभीरता से एक बहुत बड़ी बात मैं आपके बीच कह रहा हूं, और अरविंद जी और आप भी, शायद आरिफ भाई भी मेरी बात से सहमत होंगे। इस देश में नई परंपराएं मनुस्मृति में नहीं डाली गई, यानी कि उसमें संशोधन नहीं किए गए। आज उसी के कारण विवाद हो जाता है। मनुस्मृति को लोग गालियां दे रहे हैं ये लोग, जबकि महाराज मनु ने उस समय, उस कालखंड, उस परिस्थिति के अनुसार कैसे देश चलेगा वो नीतियां बनाई थी। उन्होंने संशोधन समय के अनुसार, तो शायद मनुस्मृति की प्रतियां अंबेडकर जी को नहीं जलानी पड़ती। जिस प्रकार 1950 में संविधान लागू हुआ, उस समय बाबा साहेब ने और उनकी पूरी कमेटी ने सोचकर उस कालखंड और परिस्थिति के अनुसार संविधान बनाया। लेकिन 2024 आते आते लगभग 142 संशोधन संविधान में हो गए। अगर उन संशोधनों को ना करेंगे आप, तो लोग संविधान के लिए क्या कहने लगेंगे? किसी भी नीति में और किसी भी योजना में एक कालखंड और समय परिस्थिति के अनुसार संशोधन होते रहने चाहिए। जिस प्रकार मनुस्मृति में संशोधन नहीं है, उसी प्रकार आप मुस्लिम धर्म कुरान के अनुसार चलता है या किसी के भी हदीस के अनुसार, उसमें संशोधन नहीं हुए तो वो बड़ी हार्डलाइन बनी हुई है आज भी। ऐसे ही वर्तमान समय में भाई उत्तर प्रदेश का सदन जब से चल रहा है, नेता सदन अंत में बोलता है, ये प्रथा ही तो है। योगी आदित्यनाथ जी ने नया परंपरा शुरू कर दी है कि नेता सदन नहीं बोलेगा, कोई बात नहीं, सत्र शुरू होगा। उस सत्र में जितने काम हमने रखे कि हम ये करने जा रहे हैं अनुपूरक बजट में, उन पर आकर वो तो बोलेंगे। और इस सत्र में ऐसा नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने विषय नहीं रखे हैं, उन्होंने विषय रखे हैं। नई परंपरा, नए लोगों को नई परंपराएं डाल देनी चाहिए। ऐसे थोड़ी है कि लकीर के फकीर बने रहेंगे। अगर बाबा साहब के संविधान में हम संशोधन ना करें तो बहुत विकास की धुरियां और नहीं जुड़ती।
संविधान वही है, संशोधन निरंतर होते रहेंगे। तो ऐसे ही सदन वही है और वही बना रहेगा, लेकिन परंपराएं नहीं डलती रहनी चाहिए। अब हमारे नोएडा के लोगों ने गांव की भाषा में कह दूं तो अरविंद जी और आप जानते होंगे, ऐसे ना बोलते हैं, ऐसे घोषित कर दिया भारत उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी को कि जो मुख्यमंत्री आएगा नोएडा वो चला जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा ये सब अंधकार है, आडंबर है, और वो दल अंधकार और आडंबर मानते थे जो इसके खिलाफ बोलते हैं। हमें आडंबरी अंधकारी बताते हैं, लेकिन हमने उस परंपरा को तोड़ा माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने। तो मैं कहना चाहता हूं ये मुख्यमंत्री जी का, हमारी सरकार का सही निर्णय है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं किया हमने पक्षपात कि नेता सदन ने अपना विषय रख दिया और विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया, तो हम मानते हैं कि ये जो है गलत बात हो जाती, ये विपक्ष के साथ अन्याय होता। हम भी नहीं बोले हैं, आप भी नहीं बोले, ये बराबर संतुलन की बात है। अगले सत्र में फिर विषय रखा जाएगा, उससे पहले विपक्ष ने भी अपनी बातें खूब रखी हैं और सरकार ने भी अपनी बातें खूब रखी हैं। तो नई परंपराएं, मैं तो धन्यवाद ज्ञापित करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, आप एक इतिहास बनाकर जा रहे हैं कि जिन परंपराओं को विपक्ष और जब उनकी सरकारें थी आडंबर मानते थे, आपने तोड़ा उनको। आरिफ हबीब साहब, आज तो सुनील शर्मा जी ने आपदा को अवसर में तब्दील कर लिया और कहा कि मुख्यमंत्री जी ने नई परंपराओं की शुरुआत की है। जितना वो सुनील साहब, मैं आपको पहले तो आरिफ साहब यहां आपको सही कर दूं, मैंने मनुस्मृति को संविधान के ऊपर नहीं कहा, मैंने हदीस और कुरान का नाम भी लिया है। और आप एक बात बोलकर, यही कमी है आप लोगों में, आप बात पूरी नहीं करते हैं। ना चाहकर मैं कुरान का हदीस का नाम भी ले गया। आरिफ साहब चैनल पे तो सबको बोलिए कि मैंने मनुस्मृति का ही नाम नहीं लिया है। आप बड़े संजीदा व्यक्ति हैं, ठीक है, आप अपनी पार्टी का पक्ष रखिए, अपने तर्क रखिए, लेकिन मेरी बात को तो आधा अधूरा सामने सामने न सुनाइए। मैंने कहा अगर मनुस्मृति, हदीस और कुरान में भी समय, कालखंड और परिस्थिति के अनुसार संशोधन होते तो उनका विरोध नहीं होता। आज मैंने उनकी खामियों को बताया है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप मेरे निर्वचन को समझ नहीं पा रहे हैं। वही कह रहा हूं मैं, अगर संविधान में भी 70 वर्ष में संशोधन नहीं होते जो 145 हुए, तो शायद संविधान का विरोध भी होने लगता। शायद वह विरोध इसलिए ही नहीं हो रहा कि वो लचीला इतना है, समय, परिस्थिति और कालखंड के अनुसार सरकारें, सदन उसमें संशोधन कर देती हैं जैसी आवश्यकता होती है। उनमें उस समय के लोगों ने क्यों नहीं किया, वो उस समय की परिस्थितियां होंगी या उनकी गलतियां होंगी। मैं ये कह रहा हूं, ये समझाने का मैंने प्रयास किया है, वह समझिए। और जो मैं अब बात पर आ रहा हूं, आप कैसे कह सकते हैं कि बजट अवैध है? बजट पास नहीं हुआ क्या? बताइए ना आप मुझे। इसी सदन में पास हुआ है, संवैधानिक तरीके से पास हुआ है। आपके कहने देने से या मेरे कहने देने से कोई चीज अवैध घोषित नहीं हो सकती। अगर संसदीय परंपरा में यह कि मुख्यमंत्री नेता सदन नहीं बोलेंगे तो आप कार्रवाई कराइए। कहां लिखा है कि नेता सदन नहीं बोलेंगे तो कार्रवाई हो जाएगी? बताइए ना आप मुझे। ये परंपरा है भाई, उस परंपरा को इस बार हो सकता है अगली बार नेता सदन अंत में बोले भी, आप कहेंगे उस समय नहीं बोले थे, आज बोल रहे हैं। ये आप समझ नहीं रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मुख्यमंत्री जी ने पूरी बात अपनी सदन में रखी, विपक्ष ने भी अपनी पूरी बातें रखी हैं। आपने महान, कल एक घटना घटी, एक हमारा साथी कांग्रेस का उस आंदोलन में डेथ हुई और मुझे जानकारी परवेज भाई मिली कि कांग्रेस के कार्यालय से उसके चाचा जी को फोन गया। मैं था नहीं, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली कि कांग्रेस के कार्यालय से कि 2 घंटा से बेहोश है और इसकी मृत्यु हो गई है। आप बिन वजह पूरा देखिए कितने झूठ की, पर कोई भी झूठ बोले, चाहे हमारे पक्ष से झूठ हो या आपके पक्ष से, बहुत बेबाक कह रहा हूं, लेकिन राजनीति का स्तर नहीं गिरना चाहिए। किसी व्यक्ति की मृत्यु एक दुखद घटना है और वो अकस्मात हो गई, आप पुलिस पर, प्रशासन पर, सरकार पर उसे थोप देना चाहते हैं। गंभीरता से उप मुख्यमंत्री जी गए हैं देखने, उसके चाचा जी ने कहा कि कांग्रेस के कार्यालय से 2 घंटे पहले फोन आया कि 2 घंटे से जो है वो बेहोश है, और आपने बात का बतंगड़ बना दिया। उस बच्चे की
मृत्यु हुई है, उसको दुख हमें भी है, लेकिन राजनीति का स्तर नहीं गिरना चाहिए। राजनीति के तरीके से होनी चाहिए, झूठ और पाखंड के आधार पर नहीं होनी चाहिए। कब तक चलेगा ये पाखंड? बिल्कुल सुनील जी, बिल्कुल जी आप कुछ। तो मेरा कहने का मतलब ये है परवेज भाई, मेरे कहने का मतलब है आज के आधुनिक दौर में मैं संविधान से ऊपर ना मनुस्मृति को रख रहा हूं। आप लोग आरोप लगाते हैं कि हम मनुस्मृति को, मैं कह रहा हूं ना, आज की व्यवस्थाओं के अनुसार देश चलेगा, आज की व्यवस्थाओं के अनुसार देश चलेगा, उन व्यवस्थाओं के अनुसार नहीं। मैंने उस समय की बात कही कि उनमें संशोधन होने चाहिए थे, संविधान में नहीं करेंगे तो लोग उसका एक वर्ग उसका बहुत ज्यादा विरोध करने लगेगा। यही खूबसूरती है लचीलेपन की, और हम इसे स्वीकार करते हैं। यह मत कहिए कि हम बाबा साहब को नहीं मानते। संघ के वर्ग में बाबा साहब गए हैं और पूर्णतः बाबा साहब को स्वीकार करते हैं, तो बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, आप दोनों मेरे मित्र हैं, आरिफ साहब भी और परवेज साहब भी। बाबा साहब की किताब लाके दिखा दूंगा, उन्होंने कहा धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो रहा है तो सारे मुस्लिमों को पाकिस्तान जाना चाहिए और सारे हिंदुओं को पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना चाहिए। स्वीकार करिए इस चैनल पर कि बाबा साहब ने कोट किया या नहीं किया, गांधी जी का इसका विरोध किया या नहीं किया। बात ये सही है, आप उतना स्वीकार करेंगे, बस पूरा स्वीकार करिए अम्बेडकर साहब को, बड़ा दिल करिए। अगर बाबा साहब को पूरा स्वीकार करते तो आरिफ साहब का और फिर भारद्वाज जी को समय दिया जाएगा आज बात करने का, पूरा समझाने के लिए, ताकि वो दर्शकों को समझा पाए। आरिफ भाई, जो ये एक बात कही जा रही है, अभी चूंकि सुनील जी ने आज की बात का ये मौजूद नहीं था, लेकिन सुनील जी ने वो बात छेड़ दी। एक कांग्रेसी कार्यकर्ता का निधन हुआ, ये बात निकल के आई कि वो कांग्रेस ऑफिस में ही, मतलब उसकी हालत बिगड़ गई थी और जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो ब्रॉड डेड हुआ। जो प्रभात पांडे जी के चाचा हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया कि 2 घंटे तक वो कांग्रेस ऑफिस में ही रहे और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला और उनको समय से अस्पताल नहीं ले जाया गया। इसकी एक हुसैनगंज में FIR भी बाकायदा दर्ज हो गई है। और आज जब उनका गांव सहजनवा जो गोरखपुर में है, जब उनका